सदीक मलिक साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के तकारीर से या चले बयानिया तो अपनी जगह, लेकिन जो हिदायत वो दे रहे हैं अपनी पार्टी के वर्कर्स को, अपने जो प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हैं उनको, शायद मियां नवाज शरीफ साहब को भी कहीं इस बात का अंदेशा ज़रूर है कि अदालती फैसला उनके खिलाफ ही आएगा। उन्होंने कहा जहां से भी मैं हिदायत दूं, तो यही नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि उन्हें सज़ा हो सकती है नैब अदालत से। जी, मियां नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जिस तरह के फ़ैसले हमारे सामने आए हैं उनको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत कम इम्कान है कि उनको इंसाफ मिलेगा और उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वो मेरा ख्याल है इसके लिए तैयार हैं। जिस शख्स ने भी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई ऐसा कदम उठाया है जो जमहूरियत को आगे बढ़ाए या आइन की बालादस्ती को आगे बढ़ाए, या वो तमाम चीज़ें जिनका वो ज़िक्र कर रहे हैं, चाहे वो वज़राए आज़म हो 18 जो अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके, चाहे वो मार्शल लॉ हो, चाहे वो 58(2)B हो, चाहे वो PCO हो, तो ये तमाम बातें इससे पहले जिसने भी की हैं उसको उसकी सज़ा दी गई है। और लगता ऐसे है कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ये बातें करने से नहीं रुक रहे और हर जगह पे जाकर एक ही बात कर रहे हैं कि वोट का एहतराम करो और वोट को इज्जत मलिक साहब, मियां साहब नजरियाती तो अपने खिलाफ हैं। फैसले के बाद हुए हैं कता कलामी, वो नजरियात और ये अजीब नजरियात हैं। एक तरफ नजरियात की बात है, साथ ही साथ फिर मुशाहिद हुसैन साहब जैसे लोग, बड़ी इज्जत है उनकी, लायक आदमी है, लेकिन वो आते हैं किसी और पार्टी से मुशर्रफ साहब का साथ देके रातों रात उन्हें सेनेटर बनाया जाया जाता है। तो फिर लोग पूछते हैं ना कि ये कौन सा नजरिया है। एक तरफ मियां साहब नजरिए की बात करते हैं, फिर साथ इस तरह की सियासत भी करते हैं। देखिए, मियां साहब को पहली मर्तबा तो नहीं निकाला गया। इससे पहले क्या मियां साहब को जेल की सज़ा नहीं दी गई? क्या हेलीकॉप्टर हाईजैकिंग या जहाज़ के हाईजैकिंग के अंदर को 20-24 साल सज़ा नहीं दी, ताउम्र उनको डिसक्वालीफाई नहीं किया गया? पहली मर्तबा तो उनको नहीं हटाया गया। तो अगर आप ये समझते हैं कि उनका कोई नज़रिया नहीं था तो पहले उनको हटाने की क्या ज़रूरत थी? फिर पहले भी उनको रहने देते। पहले भी वो नज़रिए की वजह से हटे। तरीक़ाकार है जी। अगर पुराने तरीक़ाकार पे वो चलते रहते और उनका किसी से कोई तसादुम ना होता और वो हर दफ़ा एक मोम की नाक की तरह इलास्टिक हो जाते और कभी वो यहाँ लग जाती और कभी वो यहाँ लग जाती जैसे जैसे हुक्म आता, तो फिर कोई तसादुम नहीं होना था और शायद वो अपनी पुरानी, इस वक्त 15 साल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके होते 3 मुख्तलिफ मौका पे। तो बड़ी वाज़े बात है कि कोई तो ऐसी बात है जो हज़म नहीं होती यहाँ पर हमारे सिस्टम को, जिसकी वजह से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। वही नज़रिया है जिसको वो बड़े खुले अल्फाज में अब बयान कर रहे हैं और लाखों की तादाद में लोग जो हैं उनके सामने आ रहे हैं। इस वजह से उनका नज़रियाती होना कोई नई बात नहीं। हाँ, ये बात आपकी सही है कि तारीख़ के कुछ, हमारी सियासी तारीख़ में कुछ ऐसे मौक़े आए हैं जिनमें उन्होंने जिक्र भी किया, जैसे मेमो गेट था, जिस वक्त वो एडमिट करते हैं कि वो गलत थे और उनको उस वक्त नहीं सपोर्ट कर। सर वो मेमो गेट तो पुराना था, ये मुशाहिद साहब का आना तो नया नहीं है। मेमो गेट ही नहीं था, सिर्फ मेमो गेट नहीं था, बहुत सारे और इश्यूज ऐसे हैं। मैं तो खुद एडमिट कर रहा हूँ जी। नहीं, आप सदक, आप भाई हैं, आप एडमिट करके बेनिफिट ऑफ डाउट लेना चाहते हैं। 30 साल रियासती अमूर में उनकी मुदाखलत का, जिस 30 साल के अंदर कुछ नहीं डिलीवर हुआ, मुल्क वहीं का वहीं खड़ा है। मुल्क में गुर्बत नहीं खत्म हुई, मुल्क में प्राइमरी स्कूल मुकम्मल नहीं हुए, मुल्क के देहातों में कोई तब्दीली नहीं आ सकी, मुल्क के अंदर सरमायादारी और स्ट्रॉन्ग हुई, सरमायादार ने इस मुल्क को लूट के खा लिया और लूट के खाने में मियां साहब की पॉलिसी शामिल है, उनकी टैक्स पॉलिसी शामिल है, उन्होंने जो छूट दे रखी सरमायादार को वो शामिल है। और सारी बातें आप भूल के कहते हैं कि वो इनकलाबी बन गए। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से आपकी बात को सपोर्ट नहीं करता, एग्री नहीं करता आपकी बात से। आप तो मुझे डिसएग्री करें ना, किस पॉइंट पे डिसएग्री करते हैं जी? मुझे आप एक पॉइंट बताएं किस पॉइंट में मेरे। नहीं, आप बोले जल्दी बोले, टाइम बहुत थोड़ा होता है टीवी में। अच्छा चले मलिक साहब बोलिए। इजाजत देंगे तो बोल पाऊंगा, वरना मैं खामोश हो जाता हूं। नहीं, मैं इजाजत दे रहा हूं, लेकिन बोले प्लीज। मैंने 5-6-7 पॉइंट रेज किए, बोले आपकी। जी देखिए, पहली बात यह कि आप सिर्फ इसी दौर में देख लें
जिस वक्त हुकूमत हमने संभाली उस वक्त मुल्क की तरक्की की शरह जो है, मैं 30 साल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, माफ कीजिए मुसद्दक, मैं 30 साल की ऐसा तो बात नहीं कर रहा कर हूँ। 30 साल सकते। से आपने अगर मेरी बात सुननी नहीं अच्छा, है आपकी बात तो नहीं मुझे सुनूंगा। करने की क्या जरूरत है? मैं आपकी बात नहीं कोई सुनूंगा, नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप नहीं एक ऐसी सुनेंगे, कहानी- मैं आप जानता हूँ selective आप नहीं बात करना चाह रहे हैं। इफ्तिखार साहब, एक आप सेकंड, मुसद्दिक साहब बात मुकम्मल करें। सेलेक्टिव बात करना चाह रहे हैं। मैं इफ्तिखार 30 साहब, साल इफ्तिखार साहब मुझे काइंडली तो सर कोई- उनको बात वो जवाब दे देंगे, फिर मैं आपके पास आता हूँ। चाहते हैं सर एक सेकंड, जिस तरह एमके वाले को एक सेलेक्टिव कहानी सुनाते थे अल्ताफ भाई के बारे में। नहीं अब चले इफ्तिखार साहब, जरा मुसद्दिक मलिक साहब को बात मुझे मुकम्मल इससे करने गर्ज नहीं है, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मुनीब साहब और इफ्तिखार साहब दोनों, क्योंकि इफ्तिखार साहब भी मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं बोलूंगा, और मैं भी जी ऐसा प्लीज जोर मलिक नहीं साहब, लगाऊंगा। प्लीज अगर आप फरमाइए, नहीं प्लीज चाहेंगे फरमाइए। तो नहीं बोलूंगा। नहीं प्लीज फरमाइए। तो मैं आपको सिर्फ इस दौर की, जिस दौर में मैं हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ, मैं उसकी कारकर्दगी बताना चाहता हूँ। जब हम आए थे तो यहाँ पे 2 से 3% शरह तरक्की थी, मुआशी तरक्की की शरह जो थी, अब 6% के करीब पहुंच चुकी है। ये आप कह रहे हैं ना, 6% के करीब पहुंच चुकी है। 5 जी हम कह रहे हैं, पहले भी हम ही कह रहे थे। मुखालिफिन का भी उसके पॉइंट अलावा ऑफ सुनना कोई पड़ेगा बात ना। नहीं, आप अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं अपना पॉइंट सर वो पॉइंट अपने पूरे कर लेना। इफ्तिखार साहब काइंडली सर पॉइंट पूरे कर लें। बन के बेशक ताबड़तोड़ हमला करें। नहीं, आप बेशक मत सुनिए, मैंने तो आपसे इजाजत ली है। अगर आप अभी भी रोकें तो मैं नहीं बोलूंगा। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या हुआ गरीब पर? मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी महंगाई जो मलिक साहब कंटिन्यू प्लीज। डबल डिजिट्स, महंगाई जो पहले डबल डिजिट्स में थी, इस पूरे दौर में 3 से 4% के ऊपर रही है। तो तरक्की दुगनी हो गई, महंगाई आधी हो गई। उसके अलावा जो अंधेरे थे, तारीकी थी, 10,000 मेगावाट इजाफी उसमें ऐड किए गए हैं। 1700 किलोमीटर्स का लंबा एक सिलसिला सिर्फ मोटरवेज का, जो मुल्क के तारीक तरीन और गरीब तरीन इलाके हैं उनको शहरी इलाकों से जोड़ने की, तो हमारी जो कहानी है वही सुनाएंगे ना इफ्तिखार साहब। आप वाली कहानी तो हम नहीं सुना पाएंगे, वो तो आपको ही सुनानी कहानी पड़ेगी। दुरुस्त नहीं है ना, फिर दूसरी की भी तो कहानी सुने ना, उसका फिर जवाब दें। ये तो आपकी कहानी है, आपकी कहानी को मैं चैलेंज करता हूं। चलिए, मेरे ख्याल में क्योंकि मुनीब साहब और आप दोनों इंटरेस्टेड नहीं हैं इस बात में, मैं इंटरेस्टेड हूं, बिल्कुल मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूं। आई एम इंटरेस्टेड, बट यू मस्ट टेल मी द न्यू थिंग्स। इफ्तिखार साहब वो अपनी बात तो मुकम्मल करें सर, अपनी बात तो मुकम्मल करें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको पीटीआई या पीपल्स पार्टी की कहानी सुनाऊं, तो आपको नहीं मुझसे मिलेगी, आपको मुझसे मुस्लिम लीग की कहानी सुननी पड़ेगी। मुसद्दिक, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस पीटीआई। नहीं, वैसे अगर मैं थोड़ा सा इंटरवेंशन करूं इस सारी बहस के अंदर और जरा मामलात को जरा संजीदगी से देखने की कोशिश की जाए मुनीब साहब, तो जो इफ्तिखार अहमद साहब ने जो बात की, मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ। और यही हम यही समझते हैं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए इम्पार्शल भी हो जाए मुनीब, कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वोट का तकद्दुस की, जो मियां नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, जो अभी आपने वीडियो क्लिप भी दिखाया, हम ये समझते हैं कि ये वोट का तकद्दुस का बयानिया रेलिवेंट ही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और अगर इलेक्शंस के अंदर बयानिया ये होगा बजाय इसके कि आपकी जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 साल की, उसके ऊपर वोटर फैसला करे, तो ये हमारे मुल्क और माशरे के साथ एक बड़ी ज्यादती होगी। अब जो बातें इफ्तिखार साहब ने की, उनको मैं थोड़ा सा जरा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि हम हुकूमत से ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि जब आप हुकूमत में आए 2013 में, इस मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स थी वो $25 अरब पे खड़ी थी और आज $19 अरब पे खड़ी है। मुनीब, जो इस्लामाबाद के अंदर किसानों के साथ जो किया गया, पिछले साल बजट जिस वक्त पेश किया जा रहा था, उन पर गोलियां जिस तरीके से बरसाई गई, इस मुल्क में इस वक्त कौन सा ऐसा तबका है कि जो हुकूमती जिस तरीके से उन्होंने मामलात हैंडल किए उससे मुतमईन है? आप एक्सपोर्टर्स को देख लें, आप इंडस्ट्रियलिस्ट्स को देख लें, और फिर जो हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है तालीम, सेहत, इन चीज़ों के हवाले से हुकूमत कहाँ गई? डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि जी हमने बड़े तारीकियों के अंधेरे हमने खत्म किए, बिजली हम वापस लेकर आए। 2 दिन पहले बीबीसी की रिपोर्ट आई और उस बीबीसी की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इस मुल्क में अब भी 16-16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और 40% इलाके ऐसे हैं कि जहां पर बिजली नहीं पहुंच सकी। तो ये हम किस तरीके से इनका यह बयानिया मान ले? तो हम इस बात पर इफ्तिखार साहब की हमें इस बात से इत्तेफाक करना पड़ेगा कि हमने इलेक्शंस जो लड़ने हैं वो इश्यूज के ऊपर लड़ने हैं। इफ्तिखार साहब जो बात करते हैं वो उनकी एक बात है, वो अपनी जो उनका एनालिसिस है वो इस बात पे भी बेस करता है कि जो भी पार्टी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, ग्रॉस रूट लेवल पे आवाम के लिए जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए थी, जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, ना वो पीपल्स पार्टी से मुतमईन रहे, ना वो मुस्लिम लीग नून से मुतमईन रहे। अब जो बातें खोखर साहब आपने गिनवाई हैं, मैं दोबारा मुसद्दिक मलिक साहब के पास जाना चाहूंगा। मलिक साहब, ये जो 2-3 बातें मेनली जो खोखर साहब ने गिनवाई है, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू इट? एक्सपोर्ट्स वाली बात है, किसान
के साथ क्या ट्रीटमेंट रहा है आपकी हुकूमत का, खास तौर पर और बिजली के हवाले से आप एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसको आप फ्लैग करते हैं, लेकिन जो बात खोखर साहब ने की है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मैं आपके सामने पहले तो एक गिला करूंगा जी जी। कि जब मैं वो बात करने की, वोट के तकद्दुस और आइन की बात करना शुरू करता हूं तो आप उसी वक्त हमलावर हो जाते हैं और 30 साल तारीख सामने ले आते हैं। तो जो लोग इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं या उनके व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं वो मुझे आइन की बात और वोट की बात नहीं करने देना चाहते। जब मैं तरक्की की बात शुरू करता हूं तो वो भी आप काट देते हैं कि आपकी बात तो हम सुनने नहीं आए, हम तो कोई और बात सुनने आए हैं। अब इन दो बातों के अलावा मेरे पास तो कोई तीसरी बात है नहीं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पास अगले इलेक्शन के लिए क्या प्रोग्राम है और माजी में गुर्बत के खात्मे के लिए क्या किया, बस इतनी बात है। अरे सर जी काइंडली सर उनको आप जवाब दे दीजिए। मलिक साहब जवाब, हाँ मलिक साहब आप जवाब दे दें प्लीज। मलिक साहब जी फरमाइए। सॉरी जी, पहली बात तो ये है कि हमारा इस दफ़ा जो सबसे बड़ा नुक्ता है वो यही है कि ये जो सिलसिला चल रहा है कि हर 5, 7, 8 साल के बाद आइन को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है और कोई मुंतखब वज़ीर आज़म जो है वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकता, जिस तरह जमहूरियत का इस्तेहसाल किया जाता है। हम चाहते हैं कि वो तमाम आइनी तरामीम की जाएँ जिसके बाद इसकी कोई गुंजाइश ना रहे। ये हमारा पहला नुक्ता है। दूसरा नुक्ता हमारी कारकर्दगी का है जिसके कुछ मुहर्रकात हमने पेश किए। ये मैं मानता हूँ बिल्कुल, ये जो खोखर साहब ने बात की एक्सपोर्ट्स वाली, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारी कम हुई हैं, इसके अलावा तमाम इंडिकेटर्स में हम बेहतर हुए हैं। अभी इस वक्त जो हमने अपनी पैकेज एक्सपोर्ट्स के लिए दिया है जिसके नतीजे में हर क्वार्टर हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, हमें कभी उम्मीद है कि इस डेफिसिट को हम बेहतर कर पाएंगे। हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसकी एक वजह यह भी है कि पिछले 10-15 साल में इस मुल्क के अंदर बिल्कुल सरमायाकारी नहीं हुई जिसको कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तारीकी थी। और अब यहाँ पे क्योंकि हमने इंपोर्ट शुरू किया है, 2-2 अरब डॉलर के हमने कारखाने लगाए हैं बिजली के, जिसके बॉयलर हैं, जिसकी टर्बाइंस हैं जो पाकिस्तान में नहीं बनती। इस वजह से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ गया है और ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ चुका है। जी देखिए मुनीर, डॉक्टर साहब ने जिन चीज़ों का जिक्र किया, सबसे पहली चीज़ ये है कि इन्होंने एनर्जी की बात की कि हमने इतने बड़े बड़े यूनिट्स लगाए। आज सर्कुलर डेट पाकिस्तान की तारीख में इतना सर्कुलर डेट कभी नहीं था जितना आज 980 अरब रुपए, तकरीबन 1 उसकी मिनिस्टर साहब ने तरदीद कर दी है। वो उन्होंने कहा था कि वो मिसकोट की गई फिगर्स हैं, उन्होंने तरदीद कर दी है उसकी। यानी कि ये वो फिगर्स हैं मुनीब के जो वर्ल्ड बैंक भी कोट कर रहा है अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, ये वो फिगर्स हैं कि जो आपके सारे इकोनॉमिस्ट सही है, बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ हुकूमत की जो फिगर्स हैं वो उनको हम माने और वो ठीक है। और जो 900 बिलियन का एक फिगर आया था उसकी मिनिस्टर साहब ने तरदीद कर दी थी। जी मैं ये समझता हूँ मुनीब साहब के ये बात इनकी ठीक है और ये मैं इनकी बात को सपोर्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमें बिजली की पैदावारी ताकत में इजाफे में बहुत कामयाबी हुई है, जो हमारे लॉसेज हैं जिनकी वजह से ये सर्कुलर डेट बनता है उसमें हमें इतनी कामयाबी नहीं हुई। हमने कमी की है मगर वो इतनी ज्यादा नहीं। आपने हुकूमत में आते ही पहले दिन 380 अरब रुपए का सर्कुलर डेट का कर्जा आपने अदा किया। आपने कहा कि इसके बाद ये कर्जा कभी इकट्ठा नहीं होगा। चले ये तो एक और बात होगी। दूसरी बात देखिए, इसहाक डार साहब जो साबका वजीर खजाना है, आज से एक हफ्ता पहले मुनीब उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के ऊपर जिस तरीके से हुकूमत की माशी पॉलिसियों की धज्जियां बिखेरी, जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत की इकोनॉमिक टीम की मैनेजमेंट को उन्होंने कहा कि ये गलत मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसका जवाब आप किस तरह देंगे? देखिए वो तो खोखर साहब ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है ना। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं उनकी नाअहली के बाद मुल्क चल नहीं रहा जिस तरह चलना चाहिए था। अब भी नॉमिनी वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के हैं। I have to take a break here. खोखर साहब मैं वापस आता हूं। मद्देनजर रखना पड़ेगा कि हमारी हुकूमत थी, $140 फी बैरल हम तेल ले रहे थे और इनकी हुकूमत है और $40 फी बैरल इन्होंने तेल लिया और $60 पे पहुंचा। ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट और उसके अलावा कर्जे जिस तरीके से इन्होंने लिए, वो पीपल्स पार्टी पे भी वही इल्जाम था कर्जे लेने का। आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। खोखर साहब लेट मी कम बैक। मैं इफ्तिखार साहब से शुरू करना चाहूंगा। परफॉर्मेंस अपनी जगह, नजरी जगह, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कुछ लोगों को ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून जीतने जा रही है इलेक्शन, लिहाजा कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है। ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे किसको बर्दाश्त नहीं है। नैब की तरफ से जो एलामिया आज आया वो भी बहुत अलार्मिंग है। इफ्तिखार साहब दो बातें हैं, एक परफॉर्मेंस एक नजरिया, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने, मैंने क्लिप भी चलाया, वो कहते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि मुस्लिम लीग नून क्योंकि जीत जाएगी इसलिए कुछ लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करते, हेंस रोकने की कोशिश की जा रही है। नैब कहता है कि इंतखाबात में कामयाबी और अवाम की तवज्जो के लिए किसी मुतबादिल तरीक़ेकार को इंतखाब करें। ऐसे इल्जामात नैब के रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट नहीं बन सकते। What are we heading towards, Iftikhar sahab? We are heading for the election, and every party has a right to
कंटेस्ट इट। अब मुल्की कवानीन के तहत जो भी फैसले हों उनको भी तस्लीम करना होगा, इलेक्शन भी लड़ना होगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे उभरती है तो उसका हक है कि वो रूल करे, और अगर वो मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे नहीं उभरती और यहाँ पे एक मखलूत हुकूमत बनती है तो उसका फर्ज बनता है कि उसको तस्लीम करे और इस मुल्क की गवर्नेंस को चलाए। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। जब आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो इससे ज्यादा और बेहतर क्या है। हाँ, अगर किसी मौके पे आप इलेक्शन को बाइकाट कर दें उन वजूहात की बिना पे जो सिर्फ आपके इल्म में है, जो आवाम को नहीं पता, तो वो और बात होगी। और मैं तवक्को करता हूँ कि मियां नवाज शरीफ ऐसा नहीं करेंगे, वो कभी भी ये मौका नहीं गवाएंगे, वो इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन जो नैब की तरफ से कहा जा रहा है या किसी अदालती फैसलों के ऊपर तनकीद अपनी जगह इफ्तिखार साहब, लेकिन अब तो एक अलहदा इदारा, रियासत का एक इदारा नैब कहता है कि जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ये इनफैक्ट रेफरेंस है वो बात जो कि एहसन इकबाल साहब ने रिसेंटली की थी कि नैब पहले 4 साल कुछ नहीं उसने किया, अब आके वो हाइपर एक्टिव हो गया और अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को निशाना बना रहा है। ये जो हाइपर एक्टिव हुआ ना 4 साल के बाद, ये उस वक्त की हुकूमत की नलायकी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है जो गवर्नर्स की बड़ी बातें करते हैं कि वो उनके दौर में नैब ने कुछ नहीं किया। ये तो उनको जवाब देना चाहिए कि उनके दौर में नैब ने क्यों नहीं परफॉर्म किया, और ये उनको जवाब देना चाहिए कि उनके दौर में टैक्स कलेक्शन क्यों मुकम्मल नहीं हुई। ये उनको जवाब देना चाहिए कि अब जो ये एमनेस्टी स्कीम लेके आ रहे हैं कल परसों चौथ लोगों को बचाने के लिए, वो इससे पहले क्यों नहीं है, वो इलेक्शन से पहले क्यों आ रही है। बहुत सारी ऐसी बातें जिसका इनको जवाब देना पड़ेगा। महज ये कह देना कि जी लोग आ रहे हैं जलसों में तो काफी है, इतना काफी नहीं होता। और बिजली की बात कर रहे हैं, मेरा गांव है कसूर में, भल्लू उसका नाम है, हर 2 घंटे के बाद लाइट जाती है, चेक करवा लें ये अपना किसी से। कौन सी बिजली की बात कर रहे हैं, पहले 6 घंटे जाती थी अब 4 घंटे जाती है। तो बाकी घंटों के लिए मैं इतने खरबहा रुपया इनको दे दूं और इनकी इस बात को मैं तस्लीम कर लूं, ये मजबूर तो नहीं हमें कर सकते ना। जो ग्राउंड रियलिटीज है वो तो यही है, किसान रो रहा है, किसान का गन्ना तबाह बर्बाद हो गया है, किसान के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, किसान की जो गंदम है वो 1200 रुपए के बजाय 900 रुपए तक गई है और अभी गंदम कटने वाली है और ये तैयार नहीं है, उसके लिए इनकी स्कीम ही नहीं मुकम्मल हो रही कि खरीदनी है नहीं खरीदनी है। देखिए रियलिटी ये नहीं होती कि आपने सड़क कितनी बना दी, वो भी सड़कें आपने FWO को दी। क्यों आपने FWO को दी इतनी हाई रेट के ऊपर? क्यों नहीं आपने तमाम कवानीन का एहतराम किया? क्यों नहीं आपने पब्लिक लोगों को सपोर्ट करने दिया? क्यों नहीं उनको कंपटीशन में आने दिया? ऐसे नहीं चल सकती बातें कि आप एक तरफा ही बातें करते रहें और दूसरे की किसी की सुने ना। आप जमहूरियत पसंद है, मैं आपसे बड़ा जमहूरियत पसंद हूँ। आप डेमोक्रेसी के हामी है, मैं आपसे ज्यादा डेमोक्रेसी का हामी हूँ, लेकिन डेमोक्रेसी मस्ट पे टू द पीपल, इट मस्ट गिव चांस टू लिव टू द पीपल। एग्जैक्टली यही पॉइंट मुसद्दिक मलिक साहब, मियां नवाज शरीफ साहब का नजरिया भी आपके नज़दीक मजबूत, परफॉर्मेंस भी हुकूमत की बहुत अच्छी, लेकिन क्या वाकई अवाम तक, लोगों तक जो समरात पहुंचने चाहिए थे? जब आपके वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब, आपके पार्टी के कायद कहते हैं कि मेरे जाने के बाद बेड़ा गर्क हो गया हर चीज़ का, आज की वज़ीर आज़म भी आपके कायद को ही अपना वज़ीर आज़म मानते हैं, लोग क्या समझेंगे? आपका वोटर क्या कहेगा कि परफॉर्मेंस वो अच्छी थी जो मियां नवाज शरीफ साहब तक रही, या एंड तक की परफॉर्मेंस का क्रेडिट आप लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे बड़ा एहतसाब जो होता है वो आवाम का होता है। अगर आप 8 बजे आने वाले और 10 बजे आने वाले मुबस्सिरीन की बात सुने तो हम तो पिछला इलेक्शन भी नहीं जीत सकते थे और आज से पहले कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। ये लाखों की तादाद के अंदर जो लोग ऐसा तो नहीं सर, 2013 में तो सबको पता था, एवरीबॉडी कुड प्रेडिक्ट के मुस्लिम लीग नून बड़ी मेजर पोजीशन में थी पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि दे हैव अ फेयर चांस। चलें, अगर आप कहते हैं तो आपकी मेहरबानी है, मगर दीगर मुबस्सिरीन तो ऐसा नहीं कह रहे। मैं तो रोज मैंने भी ये कहा कि अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो आप आएं, अगर लोग आपको इक़्तिदार में लाते हैं यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने आपका जिक्र नहीं किया, मैंने तो उन मुबस्सिरीन पता नहीं किनके बारे में बात कर रहे हैं आप। वो बहुत है, चाहने वाले बहुत है मुसद्दिक मलिक साहब के। जी मलिक साहब प्लीज कंटिन्यू सर। जी शुक्रिया। तो अगर आप इन मुबस्सिरीन की बात सुनेंगे तो आपको यही खाका नज़र आएगा कि ये जो बाहर लोग लाखों की तादाद में निकल रहे हैं, इनमें से कोई वोट नहीं डालेगा और आखिरी दिन ये जाके PTI को या किसी और पार्टी को, पीपल्स पार्टी को वोट डाल देंगे।
लेकिन हमारा ये ख्याल है कि नज़रियाती तौर पे भी और मुल्क की खिदमत करने के हवाले से भी हमने जो काम किया है उसी की वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं। लोग दीवाने तो नहीं हैं। लोग दीगर पार्टियां 3-3 पार्टियां मिलती हैं और 7,000 लोग इकट्ठे होते हैं लाहौर में, तो क्या वो अक्कासी नहीं करते पॉपुलैरिटी की? बस पॉपुलैरिटी का सिर्फ यही अक्कासी है कि आप जलसा देखें नवाज शरीफ का और बोलें इनमें से कोई वोट डालने नहीं आएगा, ये सिर्फ तमाशा देखने आए और वोट किसी और को डालें। हम में से तो हमें हमारा ख्याल है कि हम अपने मुल्क की भरपूर जितनी हमें इस्ताअत थी हमने खिदमत की है, और अगर लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया तो हम वापस आएंगे, रिजेक्ट किया तो हम एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर अनसर्टनिटी आती है तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। जिस तरीके से 1.5 साल मुकदमा चला के, अभी तो बहुत पुरजोश यहाँ पे गुफ्तगू हुई है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि एक केस जिसको पहले अदालत ने फ्रिवलस कहा और फिर एक थ्रेट के ऊपर कि हम दारुल खिलाफे को बंद कर देंगे एडमिट कर लिया, और फिर 5 का एक बेंच बनाया, फिर 5 का एक बेंच बनाया, फिर 3 का एक बेंच बनाया, और 1 साल के बाद आप मुझे बात करने दें। मेरा जो जी चाहेगा मैं करूंगा ना, आपकी इजाजत से तो बात नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्जी से बात करूंगा। नहीं, आप देखें इस वक्त मेरी बात खत्म होने दें आप पहले, उसके बाद बात करेंगे। पहले मैं बात करूंगा, फिर उसके बाद आप बात करेंगे। मेरी बात खत्म होगी तो आप बात करेंगे। अगर आप नहीं चाहते मैं बात करूं तो मुनीब साहब को चाहिए मुझे रोक। नहीं, आपने तरीका शुरू कर दिया। हर प्रोग्राम में जाके आप ये करते हो, आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, मलिक साहब से भी, लेट्स कीप इट इन गुड स्पिरिट। एक डिबेट हो रही है यहाँ पर। मलिक साहब प्लीज कंटिन्यू करिए सो दैट आई कैन टेक खोकर साहब आल्सो। और अगर एक साल के बाद आपको कुछ नहीं मिलता और आप आखिर में एक इकामा ढूंढ के इस बात पे एक बंदे को डिस्क्वालीफाई करते हैं, ऐसा फैसला देते हैं कि उसने अपने बेटे से जो तनख्वाह वो ले सकता था वो नहीं ली, इस वजह से वो डिस्क्वालीफाइड है, तो उस अनसर्टेनिटी की कीमत सबको अदा करनी पड़ी है। हमको भी अदा करनी पड़ी है, मुल्क को भी अदा करनी पड़ी है, मुल्क की तरक्की को भी अदा करनी पड़ी है। जो स्टॉक मार्केट के अंदर तनज़्ज़ुली आई है वो भी उसका पेश खैमा है, हमारी बहुत ऊपर गई है। मगर इस सब के बावजूद हम अकाउंटेबल हैं। इस वक्त हमारी हुकूमत है और हम इसको फिनिशिंग लाइन तक लेकर जाएंगे और लोगों से वोट मांगेंगे। अगर उन्होंने दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया तो हम उसका एहतराम करेंगे। ठीक है खोकर साहब, काश एक बात, काश मोहम्मद खान जिनेजो के बारे में भी आपके रहनुमाओं का यही मौक़िफ़ होता, जमहूरियत के साथ वही मोहब्बत होती जिसका इजहार आज वो कर रहे हैं। सर 1990 की बातें आप कर रहे हैं, वो हम तारीख चाटने के लिए पीछे छोड़ रहे हैं और हमने एडमिट किया है कि बेशुमार मर्तबा हम गलत रहे हैं। वो भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, वोटों से आया था, पार्लियामेंट ने मुंतखब किया था। खोकर साहब is thoroughly enjoying this conversation. I really want to bring him into the show. खोकर साहब, your concluding remarks. देखिए बात सुने, अगर नजरियात की बात की जाती है तो मियां नवाज शरीफ साहब की कुछ बातों को शायद अनविटिंगली परहैप्स बिलावल साहब भी एंडोर्स कर जाते हैं। अब जैसे उनका बयान आया कि जुडिशलाइजेशन जो है सियासत की वो नहीं होनी चाहिए। मुसद्दिक मलिक साहब की भी क़यादत यही कहती है कि सियासी फैल से अदालतों में जाके तो गलत होगा। मलिक कयूम को फोन नहीं किए जाने चाहिए थे ना। बिल्कुल, ये इट्स अ सैड फैक्ट ऑफ द हिस्ट्री। देखिए, जो जुडिशल एक्टिविज्म के बारे में बिलावल भुट्टो साहब ने बात की वो अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन इनका केस यकसर मुख्तलिफ है। आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछा गया कि आप बता दीजिए कि आपके पास ये अपार्टमेंट्स कहाँ से आए, और उस वक्त से लेकर आखिर तक आपके हर बयान के अंदर इनकंसिस्टेंसी रही। पार्लियामेंट में आपने कुछ कहा, अदालत के सामने आपने कुछ कहा, JIT के सामने आपने कुछ कहा। यानी कि हम किस तरह ये मान लें कि एक कतर के शहजादे ने आपको ये सारी रकम दी, और ये मज़ाक़-खेज़ किस्म की चीज़ों की हम अपने माशरे में किस तरह इजाज़त दे सकते हैं? फिर डॉक्टर साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि जी कि हम एक पिटिशन के ऊपर इस्लामाबाद को लॉकडाउन की धमकी देकर ये सुप्रीम कोर्ट ने मामला उठा लिया। तो फिर हम आपको वो वक्त भी याद दिलाएंगे जब अपोजिशन आपको कहती रह गई कि इस मामले को आप कौमी असेंबली और उसमें ऐवान में हल कीजिए, लेकिन आपने वहां पर भी हल नहीं किया। तो फिर ऑप्शंस क्या रह गई थी? क्या इस मुल्क में कानून का इतलाक सिर्फ इस मुल्क के गरीब आदमी के लिए और अमीर को यहां पर कोई नहीं पूछ सकता? और डॉक्टर साहब किस वोट के तकद्दुस की बात करते हैं? 6 दफा आप पूरे 5 सालों में कौमी असेंबली में तशरीफ लाए हैं, सेनेट में आपको रेजोल्यूशन पास करके वहां पर वजीर आजम को बुलाना पड़ा है। 6 महीने कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, आप बुला सके। साल अपने MNAs और अपने MPs से आप मुलाकात नहीं करते, और फिर आप बात करते हैं वोट के तकद्दुस की।
तो ये इस आपको पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है कि जिसके अंदर आप जो गुफ्तगू करेंगे और जो पीटीवी बयान जारी करेगा वो मान लिया जाएगी। इसमें अंदर अकाउंटेबिलिटी भी है, इसके अंदर रूल ऑफ लॉ भी है, एक वाइब्रेंट मीडिया है, यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपसे हिसाब लिया जाएगा। इस वक्त मुल्क में आपके 2 सदूर हैं, एक आजाद कश्मीर में है और एक इस मुल्क में। 2 वज़ीर आज़म हैं आपके, 5 आपके गवर्नर हैं, लातादाद वजीर हैं और मुशीर हैं। तो क्यों ना पूछा जाए कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, और आपसे जब सवाल किए जाए तो आप कहें कि नहीं कि वोट के तकद्दुस की। वोट का तकद्दुस कहां से? उस वक्त पामाल नहीं किया आपने कि जिस वक्त आप 5 साल इस वोट के तकद्दुस का आपको ख्याल नहीं आया। अच्छा चले, आई हैव टू वाइंड इट अप। इट्स अ वेरी, ये बड़ी लंबी चार्जशीट है, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब का जो पॉइंट है वो ये कहते हैं कि अगर हम माजी में रहेंगे तो आप फॉरवर्ड लुकिंग नहीं हो सकते, अगर गलतियों से नहीं सीखा। आई रियली होप मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी गलतियों से सीखा है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अगर उन्हें दोबारा कभी मौका मिला, उनकी जमात को दोबारा मौका मिलता है, तो क्या वो यही गलतियां दोहराएंगे या तब्दील हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का, मुसद्दिक मलिक साहब आपका, इफ्तिखार अहमद साहब आप टेलीफोन लाइन पर आपने हमारा साथ दिया, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब मेरे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका भी खोखर साहब।